पिछले टर्न पर हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूं। यहाँ पर मान लीजिए कोई डिवाइस है जिसकी रेटिंग 5 वोल्ट 5 एम्पियर, मतलब 5 वोल्ट दिया जाएगा तो इसको 5 एम्पियर करंट चाहिए, तभी ये सही से ऑपरेट कर पाएगा। 5 एम्पियर करंट मिलेगी कैसे? हमारे पास जो अवेलेबल जो है सेल्स हैं जो इसको ईएमएफ सप्लाई करेंगे वो उसकी रेटिंग है 1 वोल्ट और 0.1 एम्पियर। 1 वोल्ट पर 0.1 एम्पियर देगा। तो 5 वोल्ट के लिए क्या करेंगे? 5 को हम क्या कर देंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में कर देंगे, 5 वोल्ट तो मिल गया। अब प्रत्येक के द्वारा 0.1 एम्पियर अगर जाएगा 0.1 एम्पियर तो 5 के द्वारा कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर के बराबर जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए 0.2 एम्पियर है, इसके रेटिंग 0.2 एम्पियर है, तो ये कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो यानी अगर ये 5 सेल को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन करे तो ये तो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, 5 वोल्ट इसको मिल जाएगा, लेकिन इसकी औकात नहीं है कि 5 एम्पियर करंट दे सके। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक के द्वारा जो है 0.2 एम्पियर के बराबर दिया जाए तो 5 के सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तो इसमें कौन बड़ी बात है? ऐसा ही कॉम्बिनेशन 5 और लगा दिया जाए इस तरीके से। एक, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे तो क्या हुआ? ये 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका ईएमएफ तो बदलने से रहा, नहीं बदलेगा। तो लेकिन ये 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर मिलकर क्या होगा? 5 एम्पियर दे देगा। तो ये जो सेल्स हैं आपस में सीरीज में, ये सेल्स आपस में सीरीज में है। सभी सेल्स जो कॉम्बिनेशन में यहाँ पर है वो सीरीज में, लेकिन यह सीरीज कॉम्बिनेशन इस सीरीज के क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? तो यह पूरा सेल्स का कॉम्बिनेशन, ये इस पूरे सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये पूरा ये बंच जो है आपस में पैरेलल है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो हमारी इच्छा ये है कि अगर मान लीजिए इसी तरीके से कहीं यहाँ पर एक सेल है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये दूसरा सेल है, इसका भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये तीसरा है, उसका भी ईएमएफ ई के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एनएथ है, एन सेल। ठीक है। इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर के बराबर है। ठीक है। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में लगे हुए रेजिस्टेंस के बीच में जो है ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। उसी तरह से यह कॉम्बिनेशन जो है भी रख दिया गया है, उसी तरह से यह कॉम्बिनेशन भी रख दिया गया है। ठीक है। इस तरीके से कुल m रोज बनाया गया, m रो। ठीक है। और ये बाहरी रेजिस्टेंस क्या है? r के बराबर है। ठीक है। तो हमें इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पता करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है। ये तो बहुत ही सरल है।
इसका ईएमएफ ई है, ई एन सेल्स है, तो कितना हो जाएगा ईएमएफ ई इक्विवेलेंट इज इक्वल एन इंटू ई हो जाएगा। कैसे? यह अगर एन इंटू ई है, यह एन इंटू ई है, यह एन इंटू ई है, तो भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है अगर ईएमएफ सबका बराबर है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का वही ईएमएफ होगा जो इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल्स का है। अब जैसे 5 वोल्ट का ऐसे लगा दिया, 5 वोल्ट का अगर ऐसे लगा दिया और इनको पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया तो 5 5 10 थोड़ी हो जाएगा, ये तो 5 ही वोल्ट होगा। पिछले टर्म का हमने देखा था। तो उसी तरह से इसका एन ई है, इसका एन ई है, इसका एन ई के बराबर अगर है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। हाँ, इसका पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर होगा, एनआर होगा और ये आपस में पैरेलल में कंबाइन है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस प्लस 1/NR। ठीक है, और ये m टाइम्स ये पहली रो है, दूसरी तीसरी m रोज है, तो m टाइम्स ऐड हुआ तो m बाय n इंटू आर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n इंटू R बाई m के बराबर हो जाएगा। सो आई हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर R इक्विवेलेंट एंड आल्सो आई हैव गॉट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, तो बाहरी सर्किट आर को ये कितना करंट भेज रहा है, ये इसके बारे में बात करते हैं। हमें आर इक्विवेलेंट कितना मिल गया है, यहां लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर डैश इक्वल क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन इंटू आर डिवाइडेड बाई एम। तो देयरफॉर द करंट ड्रॉन इज इक्वल टू यहाँ पर ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ सप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, तो ईएमएफ सप्लाई कितना है, एन इंटू ई के बराबर है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन इंटू आर डिवाइडेड बाई एम के बराबर है। ठीक है, एलसीएम अगर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम अगर ले लिया जाए तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर, और ये एम पलट करके इधर चला जाएगा तो एम इंटू एन इंटू ई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये हमने करंट के लिए एक्सप्रेशन निकाली है कि करंट कितनी जो है, करंट कितनी बढ़ेगी। अब इस करंट को अगर हम मैक्सिमाइज करना चाहें तो क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में, आइए देखिए। फॉर मैक्सिमम करंट, अब देखिए इसको मैं सुधार करके लिख रहा हूं, आई इज इक्वल टू एम इंटू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको। ठीक है भाई, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। वही चीजें हैं, ढंग से लिख दिया गया है। यहाँ पर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर, और यहाँ पर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू कैपिटल आर स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू स्मॉल आर रख दिया जाए। ठीक है, एक्चुअली जितना जोड़ा गया उतना ही घटा दिया गया, तो आई इज इक्वल कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई
इस चीज को अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू कैपिटल R माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r होल स्क्वायर। यहां से यहां तक अगर देखा जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, और यहाँ पर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू r हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, m और n की संख्या में बदलाव कर सकते हैं। देखिए यह वाला टर्म निगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसका जो है स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। m पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, e पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव है, m पॉजिटिव, r पॉजिटिव, n पॉजिटिव, r पॉजिटिव, तो ये है कुछ है ये वैल्यू। लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है कि यह कम हो यह ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि यह ज्यादा हो यह कम हो। ठीक है, अगर यह कम है या ज्यादा है तो निगेटिव है, उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। अगर यह ज्यादा है और यह कम है तो ये डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो जब बराबर हो जाएगा तो यह माइनस यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस समय यह डिनोमिनेटर से यह टर्म हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा तो यह डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये पूरा ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये पूरा रेशियो क्या है, i। ठीक है, तो फॉर i मैक्स, फॉर i इज इक्वल टू i मैक्स, we have square root of m into r is equal to square root of n into r होना चाहिए। स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो m इंटू कैपिटल R इज इक्वल n इंटू स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम कैपिटल R का निकालें, कैपिटल R इज इक्वल n बाई m इंटू r। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है n बाई m टाइम्स दैट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उस समय जो है इस कॉम्बिनेशन से बाहर वाला रेजिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन को मैंने आपको समझाया, हमने बताया कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, और फिर आपको समझाया गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको एक कंडीशन लेकर के चला गया कि अगर जनरल वे में n सेल सीरीज में जोड़े गए हैं और यह सीरीज कॉम्बिनेशन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में m रोज में जोड़े गए हैं, तो उससे अगर मैक्सिमम करंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगा, तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, इस पर बेस्ड कभी कभी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने करा दिया। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम उसका नाम नहीं बताएंगे। आइए पहले कुछ उदाहरण ले लेते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है उसको समझ लेते हैं, तब उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, आइए दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न करते हैं। शायद आप लोग जवाब न दे पाए तो शर्मिंदगी मत महसूस करिएगा। यह एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहां पर 10 वोल्ट की एक सेल लगा दी, 10 वोल्ट की एक सेल लगा दी गई। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ये कितनी करंट बह रही है ना सबसे कठिन सवाल? नहीं सर, ये तो सबसे सरल सवाल है। मान लीजिए कि करंट आई बह रही है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ से तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, तो V इक्वल 10, R बाई 10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। अरे वाह, इतनी आसानी से लग गया है। तो आइए दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन भी देखा जाए, उसका जवाब कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये सर्किट है। ठीक है, अब सबसे सरल प्रश्न क्या है, इस प्रश्न में जो है एक नेटवर्क दिया गया है ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड सेल्स। कितने सेल्स हैं, 10 वोल्ट का यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर ये 5 वोल्ट का लगा हुआ है। आपसे बस सरल सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसके डिफरेंट ब्रांचेज में जो है कितनी करंट बह रही है। पिछला वाला सबसे कठिन वाला सवाल तो आप लोग फट से लगा दिया था, इसको भी लगा के बताइए। चक्कर आने लगा। चक्कर क्यों आने लगा, पहले तो कई रेजिस्टेंसेज हैं। ठीक है,
तो अगर इक्विवेलेंट भी निकालना चाहेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पता नहीं कैसे कंबाइंड है, सीरीज और पैरेलल समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि दो सेल्स यहाँ पर, ठीक है, तो आप सीधे से कहिए ना सर हमारे बस के बाहर है, हम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएं, या दो सेल क्यों आ गया, एक सेल रहता तो हो जाता। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि दो सेल नहीं हो सकता? एक्चुअल लाइफ में जो सर्किट्स है उसमें बहुत सी पावर सोर्सेज लगी हुई रहती हैं, ठीक है। यहाँ तो मैंने सरल किया है इसको, केवल दो सोर्स लेकर के आप पर दया किया है, आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि सर थैंक यू आपने दो ही सेल दिया, लेकिन फिर भी उसको आप नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इसी टाइप के हैं। ओम्स लॉ से उतने सरल सर्किट्स शायद ही कहीं आपको मिले, ठीक है। तो इस तरह के सर्किट में ये बात तो सही है कि अगर आपने ये कॉम्बिनेशन किया तो हर पार्ट में करंट बहेगी, तो उसको निकालें कैसे? तो इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था किरचॉफ, जर्मनी के थे, उन्होंने कुछ उपाय सुझाए। उनका जो उपाय था वो बिल्कुल नया उपाय नहीं था, पुराने आइडिया को ही सर्किट में लगा दिया और बन गया किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ रूल्स बोलते हैं, लॉ नहीं बोलते हैं, किरचॉफ रूल्स। किरचॉफ रूल्स जो है को हम लोग पढ़ें, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है? किरचॉफ, CHOFF, किरचॉफ रूल्स, लॉज नहीं होते, रूल्स, किरचॉफ रूल्स। तो ये रूल्स क्या है, मैं आपको ये रूल समझाऊं। इसके पहले जो है हम लोगों को कुछ टर्म समझना पड़ेगा। पहला टर्म है जंक्शन, जंक्शन, ठीक है। दूसरा टर्म है लूप, दूसरा टर्म है नेटवर्क। नहीं, पहला होना चाहिए नेटवर्क, पहला होना चाहिए नेटवर्क, दूसरा होना चाहिए जंक्शन, तीसरा होना चाहिए लूप। लूप को मैश बोलते हैं, मैश, सिंपली क्लोज पाथ भी बोला जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क का क्या अर्थ है? नेटवर्क का क्या अर्थ है? आपके घर में जो सर्किट लगा हुआ है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, ये क्या है? वायर्स के माध्यम से सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़ा गया है, तो दैट इज ए नेटवर्क, है ना। तो नेटवर्क सिंपल आप कह सकते हैं इट इज ए फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आप जोड़ देंगे तो नेटवर्क हो जाएगा, आग लग जाएगी, है ना। अगर आपको नहीं ज्ञान है कि कैसे जोड़ें तो आग लग जाएगी, ठीक है। तो फ्रूटफुल होना चाहिए, फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सम वर्क इज कॉल्ड अ नेटवर्क। तो हमने ये नेटवर्क लिया है, ये नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क में जंक्शन का क्या मतलब है? जंक्शन का मतलब ऐसा पॉइंट सर्किट में जहां 3 या 3 से ज्यादा वायर आकर के मिले। तो डी क्या जंक्शन है? बिल्कुल है। सी जंक्शन है क्या? हाँ, 3 मिल रहा है। यहां पर अगर एक पॉइंट ले लेता हूं, ये जंक्शन नहीं है। एक वायर इधर से वही कोई इस वायर में कोई पॉइंट ले लो तो वहां दो चीजें तो मिल ही रही है, दो नहीं 3 या 3 से ज्यादा वायर जहां पर आकर के मिलते हैं उसको हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर जंक्शन, ये जंक्शन, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ठीक है, ओके। तो जंक्शन का मतलब समझ गए, नेटवर्क का मतलब समझ गए। अब हम समझते हैं लूप या मेश का मतलब। व्हाट इज मीन बाय लूप और मेश? तो जब आप कोई नेटवर्क लेते हैं ना तो उसमें कई क्लोज पाथ बन जाते हैं। जैसे ये देखिए ए डी बी, क्लोज पाथ बन गया। ए सी डी ए, ये भी क्लोज पाथ बन गया। बी डी सी ई बी, ये क्लोज पाथ बन गया। ए सी ई बी ए, ये भी क्लोज पाथ बन गया, ठीक है। तो जो क्लोज पाथ बन जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लूप और मेश। तो इन नेटवर्क a closed path is called
लूप आर मैश। ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं सर? एक्चुअली किरचॉफ साहब ने जो रूल्स बनाए हैं उसमें जो है जंक्शन और लूप का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली इन्होंने दो रूल्स दिए हैं, एक को हम बोलते हैं जंक्शन रूल और दूसरे को लूप और मैश रूल बोलते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन कुछ चीजें इसके पहले और रिकॉल करनी है। पहली चीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आइए रिकॉल करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। In a given system, the total amount of charge remains unchanged. Yes, it can happen that in the one part of the system, some charge may migrate to the other part of the system, but the total net charge will remain unchanged. Okay, that is called the conservation of charge. What is conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed. Only its form changes from one to the other. ठीक है, तो आइए इसमें देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इसमें फ्लो क्या करेगा? चार्ज फ्लो करेगा, तो उसी चार्ज को बार बार फेंटा जाएगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चार्ज कंजर्वेशन इसमें फॉलो होगा। ठीक है, ओके। और जितनी एनर्जी सप्लाई किया जाएगा उतनी खर्च भी होगा। वेरियस रेजिस्टेंसेज जो है, जो एनर्जी खाएंगे, जो कंज्यूम करेंगे, वो सप्लाई से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सप्लाइड एनर्जी इज इक्वल टू कंज्यूम्ड एनर्जी। अगर सप्लाइड एनर्जी को पॉजिटिव मानते हैं और कंज्यूम्ड एनर्जी को निगेटिव मानते हैं तो उनका सम क्या आएगा? जीरो आएगा। जितना सप्लाई हुआ वो पॉजिटिव, जितना कंज्यूम हुआ निगेटिव, और दोनों न्यूमेरिकली बराबर है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो यह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट चाहे जैसी हो, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लागू होगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लागू होगा। किरचॉफ साहब ने यही चतुराई किया। इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब लगाया तो वह बन गया किरचॉफ फर्स्ट रूल, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया तो वो बन गया किरचॉफ सेकेंड रूल। ठीक है, तो आइए किरचॉफ साहब के फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट रूल ये क्या करता है? एट ए जंक्शन the algebraic sum of all the currents is zero। मान लीजिए सर्किट में यहां पर जो है ये जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन है, इससे करंट I1 आ रही है, इससे करंट I2 आ रही है, इससे करंट I3 जा रही है, इससे करंट I4 जा रही है, इससे करंट I5 जा रही है। ठीक है, ओके। तो आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव मान दिया जाए और जाने वाले करंट को हम क्या मान लें? पॉजिटिव मान लें, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, जाने वाले करंट को निगेटिव ले लें, सॉरी, प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। इसको सरल कर लें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, यानी आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होगा। ऐसे भी किरचॉफ लॉ को बोलते हैं। ये कैसे सर? मान लीजिए ये करंट अगर ऐसे आए तो इससे क्या आ रहा है? चार्ज आ रहा है। मान लीजिए टी समय में इसने चार्ज Q1 लाया, ठीक, और इसके जरिए चार्ज कितना आया? Q2 आया, तो कुल चार्ज कितना आया? Q1 प्लस Q2 आया टी समय। और इधर मान लीजिए चार्ज Q3 गया, इधर Q4 गया और इधर Q5 गया,
तो जाने वाला चार्ज क्या है, Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 जाने वाला चार्ज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जंक्शन पर आने वाला चार्ज बराबर जंक्शन से अवे जाने वाला चार्ज, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दोनों साइड में अगर T से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, T समय में ये घटना हुई है तो T से डिवाइड कर देंगे तो Q1/T1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। Q2/T2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। Q3/T क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। Q4/T क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। और प्लस Q5/T क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया, जो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में था उसको एक तरह से प्रूफ भी कर दिया, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, एज ए जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0 और the sum total of the incoming current is equal to the sum total of the incoming currents is equal to the sum total of the outgoing currents. किरचॉफ सेकंड रूल को हम लोग अगले टर्म पर पढ़ेंगे। आज